हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, ये तो जानकारी हो चुका ही होगा कि एमटीएस एग्जाम कब होगा, क्योंकि दोस्तों हर रीजन का जो लिंक एक्टिवेट होता है स्टेटस का चेक करने के लिए, वो जारी कर दिया जा चुका है। तो काफ़ी अधिकतर भाइयों को तो मालूम हो ही चुका होगा कि एसएससी एमटीएस एग्जाम कब होगा, किस शिफ्ट में होगा, किस डेट को होगा। तो काफ़ी भाइयों का तो 30 को है, किसी का 1 अक्टूबर को है, किसी का तो भाई नवंबर में भी पड़ा है। तो दोस्तों आज की सेशन में जिस तरह से एसएससी एमटीएस सवाल पूछता है ना, बिल्कुल हूबहू साथियों मॉडल पेपर हम कराने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, पहले हम जीके के प्रश्न बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न बात करेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग पूरा साथियों जिस तरह से आपका पेपर बनता है ना, बिल्कुल। तो साथियों इसमें जो आपका चुनिंदा प्रश्न होगा, मेरा मानना है कि साथियों यदि आपने ये सेशन लिया तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होने वाला है, क्योंकि सवाल का लेवल ऐसा रखा गया है साथियों कि आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा सवाल। तो याद रखिए दोस्तों, एमटीएस एग्जाम का आगाज हो चुका है, डेट आ चुका है, बस आपको केवल पढ़ाई फोकस करना है यहाँ साथियों। तो आज की सेशन में बिल्कुल साथियों कुल क्वेश्चनों की संख्या 60 रखेंगे। जैसा प्रश्नों का ट्रेंड है वैसा प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे आज के सेशन में। ओके दोस्त, डेली क्लास हम लोग का सुबह 8 बजे, दोपहर के 12:30 बजे, शाम को 7 और 6:30 PM पे। ओके दोस्त, सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, फुल मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो देखिए आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए साथियों, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये पत्रकारिता से है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो घुमुरा लोक नृत्य का संबंध साथियों आपका उड़ीसा राज्य से है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था? तो साथियों जो भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था, तो ये लॉर्ड रिपन को कहा गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? बताइए साथी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी बंदरगाह था वो साथियों लोथल था। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये साथियों आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे विकसित हुआ था। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपको काफ़ी एक आपको सुना होगा, अब यानी आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, तो यहाँ पे पूरी की पूरी दीवारें क्या होती, एक ही मतलब कि ये पूरी की पूरी जो दीवारें थी, बस्ती थी, एक ही दीवार की बन चुकी थी भाई साहब, ऐसा यहाँ था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो आपका माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आपका उद्योग आता है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। बताइए साथियों, जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जब हम सवाल पढ़ रहे हो तो साथियों आप सभी का जवाब आ जाना चाहिए, ऐसी आपकी तैयारी चाहिए इस बार एमटीएस में यदि सिलेक्शन चाहिए तो। उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यही साथियों सिद्धांत रहना चाहिए कि इस बार एमटीएस में एक सिलेक्शन लेना है तो पूरी साथियों जी जान लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो साथ ही ये आपका अनुच्छेद 124 में ऐसा कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपना पद से त्यागपत्र डायरेक्ट राष्ट्रपति साहब को देगा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए आपका अनुच्छेद जो 124 है बिल्कुल डायरेक्ट स्पष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो साथियों कौन सा प्रत्यक्ष जो कि वित्त का स्रोत नहीं है वो साथियों नाबार्ड है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? आपने साथों ये तो सवाल पढ़ा होगा। कलिंग का युद्ध 261 ईसा में हुआ था। उसके बाद किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। लेकिन साथों कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ये सवाल बाई चांस आपके पेपर में बनेगा, क्योंकि भाई रॉक एडिक्ट 13 ने किया था साथियों। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11। गदर आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? तो साथी गदर आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे? तो याद रखिए लाला हरदयाल जी थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और जो आपकी तैयारी चल रही होगी ना भाई एकदम बेइंतहा बेहतरीन खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे, एकदम जुनून के साथ कि इस बार हमें एमटीएस में केवल एक सीट लेना है 9583 सीटों में से। देखिए किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये सवाल हम साथी आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, चलिए दोस्त बता ही देते हैं यार, आपको होमवर्क में लास्ट में सवाल दे देंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किस स्थान से किया था? जो महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ स्टार्ट किया था, तो साथियों ये चंपारण से स्टार्ट किया था। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बताइए साथियों किस देश से लगती है? तो सर जी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आप बता सकते हैं जो भारत की सर्वाधिक तो यहाँ पर है, तो बताइए कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? जो साथियों अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, जो उनका नाम क्या था? तो लाल कुर्ती था। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन लाल कुर्ती। देखिए भाई नाम भी गजब रखे थे इन्होंने। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्त आपका ऑस्ट्रेलिया देश में है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक और सवाल आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पूछता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्त आपका ऑस्ट्रेलिया देश ही है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? जो साथी तरल से भरे बीकर का तल होता है ना, वो किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो सोचिए। तो दोस्त ये अपवर्तन के कारण होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग कर सकते हैं? जो साथियों अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों का निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं ना, तो लिटमस पत्र होता है एक, या तो किसी मतलब कि हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बेकिंग पाउडर में जब पानी मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जो साथियों जब बेकिंग पाउडर में जब पानी मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है? सोचिए आप लोग। तो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन एक यहाँ से आएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो साथियों हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो ऐसा साथियों छोटी आंत में होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड के कारण बनता है? तो साथियों जीवाणु कारण बनता है। याद रखिए जीवाणु ऐसा साथियों जो कि सूक्ष्म जीव जो टाइफाइड होते हैं ना, इसका कारण बन जाता है जीवाणु। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? बताइए, आपसे काफ़ी बार सवाल पूछा गया है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, लेकिन यहाँ पे सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर पूछा है, तो भी बिल्कुल डाउट नहीं रखेंगे, केरल में ही पड़ता है ये। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता था? तो साथियों किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो साथियों याद रखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है?
ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है, सभी को पता होगा वियना होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो मेरे भाई ये चेन्नई बंदरगाह है। ऑप्शन जो बनेगा ए यहाँ से आपका बिल्कुल साथी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दोस्त, यहाँ से अब आपको इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और एसएससी आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पर्यायवाची शब्द होता है। तो स्कटल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का दोस्तों ओसाने की मशीन, जैसे हम लोग गेहूँ ओसाने वाला मशीन होता है, बड़ी बड़े हार्वेस्टर जिसे बोला जाता है ना, तो इसको स्कटल बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ब्रेजियर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ब्रेजियर हो जाएगा। एक प्रकार का अंगिष्ठी होता है मेरे भाई। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो स्कटल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रेजियर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दो क्वेश्चन कन्फर्म चलिए आपके पेपर मान के यहाँ से जरूर पूछेगा। तो ट्रेमेलस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कांपता हुआ, जिसे कांपता हुआ बोलते हैं ना, तो उसे ट्रेमेलस बोलते हैं। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। तो फीबल का मतलब होता है आपका कमजोर होता है मेरे भाई, फीबल का मतलब कमजोर, और फ्रूगल का मतलब एक प्रकार का मितव्ययी होता है। क्या होता है दोस्त? मितव्ययी होता है। उसका स्टेबल मतलब सभी को पता होगा स्थिर। तो यहाँ पे जैसे कांपता हुआ है, तो क्या हम लोग स्थिर स्टेबल नहीं कर सकते? एंटोनिम बताना है, जस्ट अपोजिट। तो बी आपका सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब वाइटल का मतलब क्या होता है? अति जो आपका अत्यावश्यक होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आपका वाइटल बोलते हैं। ओके दोस्त, तो इस तरह से ट्रेमेलस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आपसे सिनोनिम्स पूछा है, तो नेफेरियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो नेफेरियस का मतलब होता है साथियों, जैसे कि बेईमान, एक प्रकार से आप कुटिल भी बोल सकते हैं, बेईमान भी बोल सकते हैं, नीच भी बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा साथी बताइए। और आपका इनिक्यूटस का मतलब क्या होता है? अधर्म वाला। क्या साथी? अधर्म जैसे बोला जाता है ना, तो इसके माने क्या होता है? इनिक्यूटस। और आपका पर्पोजफुल का मतलब क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है साथी मेरे, उद्देश्य पूर्ण होता है। यही हम बात कर ले सकते कि सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? तो एक प्रकार का जो सस्पिशियस संदिग्ध होता है ना, किसी के ऊपर संदिग्ध, तो उसे क्या बोलते हैं? सस्पिशियस बोलते हैं साथी। और आपका वर्टुअस का मतलब क्या होता है? धार्मिक होता है। तो अब हमसे क्या पूछा साथी मेरे? नेफेरियस का, यानी आपका कुटिल, नीच, बेईमान। तो इसका राइट ऑप्शन इनिक्यूटस होता है साथी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसका मतलब अधर्म होता है, याद रखिएगा। ओके, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है। आपने हिंदी में तो काफ़ी मुहावरा किया होगा ना, तो यहाँ पे मुहावरा बताइए। वोट विथ देयर फीट, इसका मतलब क्या है साथी? अपने पैरों से वोट देना है, मतलब कि जाहिर कर देना है, या मत जाहिर कर देना है एक प्रकार का। जैसे कि इसे क्या बोलेंगे साथियों? तो इसे हम एक प्रकार का साथी बोल सकते हैं सो देयर डिसअप्रूवल। तो सो देयर डिसअप्रूवल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब किसी ने अपनी नापसंदगी या अस्वीकृति दिखाई। मतलब हम लोग चुनाव में जाते हैं, तो जिसे हमें वोट देना होता है वो हमें पसंद नहीं होता, तो हम लोग उसे नहीं देखते हैं। तो कहने का मतलब एक प्रकार का तात्पर्य यही है साथियों, किसी ने अपनी नापसंदगी जो होता है ना, तो वो दिखा दिया या अस्वीकृति दिखाई। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। वो अपने पैरों से उठ गया, मतलब बिल्कुल दिल खोल कर नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड या फ्रेज। द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कॉन्वे कंटेम्प्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? द यूज ऑफ आयरनी, उपहास करना, टू मॉक और कॉन्वे कंटेम्प्ट, इसका मतलब उपहास करना या अवमानना युक्त करने के लिए व्यंग का उपयोग। जैसे कि उपहास करना या तो अवमानना व्यक्त करने के लिए किसी व्यंग का उपयोग करना। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका राइट ऑप्शन, जैसे कि ताना माना, निंदा पूर्वक वचन बोला, जैसे कि कटाक्ष करता है तो इसको क्या बोलते हैं? सरकैज़्म बोलते हैं। कैसे? तो ये सरकैज़्म बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
अब देखिए ओबीसेंस, यहाँ पे सभी आपको ओबीसेंस दिख रहा होगा, तो इसके माने एक प्रकार का श्रद्धा, जिसे हम लोग श्रद्धा बोलते हैं ना साथियों, इसको क्या बोलते हैं, ओबीसेंस बोलते हैं। तो इसका राइट स्पेलिंग कौन हो जाएगा, देखिए ओ बी और ओ बी ई, पहले ई होता है, आई होता है, एस ए एन सी ई होता है, ओबीसेंस। तो देखिए ओ बी ई आई एस ए एन एस, ए ऑप्शन दे रखा है सही, ए एस ए एन सी दिया, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ओबीसेंस बिल्कुल ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, लास्ट में आप सभी दोस्त अपना स्कोर जरूर हमें बताएंगे कि आप सभी कितना स्कोर बन रहा है फुल मॉडल पेपर। डेली सुबह आपको अब डेली मॉडल पेपर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, माई सिस्टर मैरिज पास्ड पीसफुली, इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जो शादी मेरी बहन की हुई बिल्कुल शांतिपूर्वक एकदम हो चुकी, संपन्न हो चुकी। तो माई सिस्टर मैरिज पास्ड ऑफ, क्या सदी ऑफ होता है ना, तो फास्ट ऑफ पीसफुली हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो माई सिस्टर मैरिज पास्ड ऑफ पीसफुली, मतलब मेरी बहन की शादी जो थी साथी शांतिपूर्वक बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो चुकी है। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से इनकरेक्टली है साथियों वही बताना है, जैसे कि अल्जीमियर, अमनेसिया, गोनोरिया, सीजोफ्रेनिया। भाई साहब स्पेलिंग गजब दिया, जो नहीं करेगा भाई नहीं कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो गोनोरिया आपका साथियों इनकरेक्टली स्पेलिंग क्या हो जाएगा साथी मेरे, गोनोरिया हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे गोनोरिया एक प्रकार का यौन संचालित संक्रमण होता है, जो कि बैक्टीरिया जिससे मतलब कि कारण होता है, बैक्टीरिया निसेरिया, जो बैक्टीरिया निसेरिया का नाम आपने सुना उसके कारण यह होता है। ओके दोस्त, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ग्रेगेरियस, इसका मतलब झुंड में रहने वाला। ग्रेगेरियस इसे क्या बोलते हैं, झुंड में रहने वाला मेरे भाई। कोई कंपनी रहती है, कोई संगठन रहती है, तो कोई आपका एक प्रकार का झुंड में रहती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट बोलेंगे साथी मेरे, इंट्रोवर्ट बोलेंगे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ग्रेगेरियस का एक प्रकार का फोंड ऑफ कंपनी बोलते हैं, कैसे, तो फोंड ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी का मतलब जैसा कि ऐसा व्यक्ति मतलब कि जिनका व्यक्तित्व तो इस तरह का होता है कि साथी वह अपने मतलब कि बाहरी दुनिया की बजाय वो केवल अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई अपने व्यक्ति ऐसा देखा होगा कि मतलब कि वह व्यक्ति बाहरी दुनिया की बजाय केवल अपनी अतिरिक्त अंतर की जो विचारें हैं, भावनाएं हैं, उस पर अधिक ध्यान देता है, उस पर काफ़ी अच्छा काम करता है। और आप कहते हो अफेबल का मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है। और जेनेलियर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिभाशाली होता है। और अर्बेन का मतलब शिष्ट होता है। तो ग्रेगेरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन अंतर्मुखी होता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपुल, इसका मतलब सरकार की एक प्रणाली जिसकी सत्ता लोगों के पास होती है। ये सवाल आपके जीके जीएस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि साथियों सरकार की एक प्रणाली होती है जिसमें सत्ता लोगों के पास होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, क्या हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, इसके मतलब क्या होता है, नौकरशाही होता है। क्या मेरे भाई, नौकरशाही होता है, या तो आप अधिकारी तंत्र भी बोल सकते हैं इसे। और आपका ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी किसे बोलते हैं, एक तंत्र या आपका निरंकुशता भी बोलते हैं इसे। और आपका डेमोक्रेसी सभी को पता होगा, जनतंत्र प्रजातंत्र, जो कि यही आपका सरकार की एक प्रणाली जिसमें है सत्ता लोगों के पास होती है। डेमोक्रेसी, जनतंत्र, प्रजातंत्र। और मोनार्ची किसे बोलते हैं, राजतंत्र, साम्राज्य, इसे मोनार्ची बोलते हैं मेरे भाई। ओके, तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। आप सभी दोस्तों से यार रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते भाई, क्योंकि जब तक आपकी जो क्लास चलती है ना एकदम दमदार तरीके से चलती है। सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 बजे डायरेक्ट लाइव क्लास चलती है, और शाम को 7 PM पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास थी वो प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें डेली के साथ हो। इसलिए आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखना है। तो देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सी आई टू आई, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार का कहने का तात्पर्य कि वो सहमत हो गया। आप किसी की आंखों में आंखों मिला के कहते हैं, तो किसी की बात करते रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, एग्री हो जाता है मेरे भाई, एग्री बोलते हैं। सी आई टू आई, अग्री मतलब सहमत हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। और आपका एक क्वेरल का मतलब क्या होता है? क्वेरल का मतलब समझिए, मतलब एक प्रकार का झगड़ा, विवाद। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एड्रेस। पहला स्पेलिंग देखिए, एड्रेस का स्पेलिंग क्या होता है? ADD होता है, RESS। कई लोगों को तो स्पेलिंग भी नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। इवैक्यूट का मतलब क्या होता है? इवैक्यूट का मतलब खाली करना। क्या दोस्त? खाली करना है। एडवर्टीजमेंट मतलब कि प्रचार, विज्ञापन जो होता है एडवर्टीजमेंट। अपार्टमेंट मतलब कक्षा, कमरा, कक्ष, कमरा, यही होता है ना। तो एड्रेस का देखिए इनकरेक्टली स्पेलिंग होता है, राइट, ADDRESS होता है। तो ऑप्शन ए को यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिसीव। एंटोनिम का रिसीव क्या हो जाएगा? रिसीव मतलब प्राप्त करना। ऑब्टेन क्या हो जाएगा? ऑब्टेन मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त करना, इसी माने हो जाएगा। या आपका गिव मतलब देना, फॉलो मतलब अनुसरण करना, अबेंडोन्ड मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे एंटोनिम में रिसीव का प्राप्त करना है, तो साथी मेरे गिव मतलब क्या हो जाएगा साथियों? देना हो जाएगा। प्राप्त करना मतलब देना हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, बहुत सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? प्रोफेसर, जिसे आप लोग प्रवक्ता बोलते हैं। कॉन्फेशन, जिसे आप लोग अपराध स्वीकृति, अपराध स्वीकृति बोलते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग बहुत रॉन्ग दिया है मेरे भाई। इसका स्पेलिंग CONFESSION होता है। ये स्पेलिंग मिला लीजिए, CONFESS। हमने आपको बताया था, यदि आपका मिसिंग स्पेल हो या इनकरेक्टली हो या करेक्टली वाला देखने को मिले तो केवल उसमें एक एक वर्ड का इधर उधर का हेर फेर रहता है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो कॉन्फेशन इनकरेक्टली स्पेलिंग है। ओके, पॉसिबल बिल्कुल साथियों आपका इंटेलिजेंट, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। रेगुलर, बिल्कुल भाई साहब, रेगुलर मतलब लगातार, तो एग्रीएबल हो जाएगा। या आपका यूजुअल, रिसेंट या फेक, सेम मीनिंग निकलना चाहिए साथियों। रेगुलर का मतलब लगातार होता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल साथी यूजुअल हो जाएगा मेरे भाई। यूजुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी कंफ्यूज कर रहा होगा ये सवाल। यूजुअल मतलब क्या होता है? प्रायः होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रायः होता है। याद रखिए इस तरह से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब यही आप सोच रहे होंगे रेगुलर का तो एग्रीएबल होगा। एग्रीएबल मेरे भाई सहमति होता है, स्वीकार होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा? सेम मीनिंग का रेगुलर का बताना, तो यूजुअल है प्रायः होता है। तो यहाँ से 40 का साथी मेरे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों चलिए अब आपका सर लेने वाले क्लास जो कि स्टार्टिंग करेगा मैथ प्लस रीजनिंग। ओके दोस्त, जिस तरह से एमटीएस में आपका मतलब कि मैथ में सवाल आता है सिलेक्शन के लिए 40 क्वेश्चन रहता है साथियों, मैथ 20 क्वेश्चन है, मैथ आपका रीजनिंग 20 क्वेश्चन क्वालिफाइंग का। बिल्कुल साथियों वैसे ही करना है, बस यहाँ से आप इतना भी कर ले जाएंगे ना, सब लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, आपको कर ले जाएंगे। तो चलिए सर पे अब क्लास ज्वाइन कीजिए अच्छे से, और मैथ देखिए किस लेवल की है, एक बार दीजिए, आप बहुत बेहतरीन से तैयारी होगी। ओके दोस्त चलिए सर क्लास लेना है आपकी, आप ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्त, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग इंग्लिश की क्लास, मैथ और रीजनिंग जरूर से क्लास लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। जी साथियों, तो अभी तक आप लोगों ने जीके और जीएस के क्वेश्चन को करे हैं। तो जैसा कि आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, तो जैसा कि एसएससी एग्ज़ाम पूछती है मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन, तो उसी पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन अब मैथ और रीजनिंग के भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना मैथ का क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारा कि है दिया है क्वेश्चन, कोई ब्रैकेट में 41 इंटू फिर 36 का 4 4 फिर डिवाइड का निशान है, फिर छोटा ब्रैकेट में 96 है, फिर का है, फिर 2 डिवाइड बाई 24, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन का हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले वी बॉड मास का नियम लगा लीजिए। क्या करते हैं? वी बॉड मास का नियम। ठीक है, वी बॉड मास का नियम, MAS, वी बॉड मास का नियम। वैंकुरल, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। वैंकुलर मतलब होता है जो देखते होंगे कि एक रेखा कोष्ठक, मतलब संख्या जैसे 24 + 2 लिख देगा,
और उसी के ऊपर एक रेखा खींच देता है, यही आपका क्या होता है, वेंकुलर या रेखा इसी को कहते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये कोष्ठक होता है, ऑफ का मतलब ये मतलब का जो लिखा है इसका मतलब ऑफ होता है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 41 गुणे क्या दिया है हमारा 36 है, फिर का, फिर क्या है 4, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट में क्या है आपका 96, फिर क्या है का, फिर 2 डिवाइड बाई 24। ठीक, सब ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, बस इसी नियम से। तो देखिए 41 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में, अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका 36 का है, का मतलब क्या होता है, गुणा का निशान, फिर भागे छोटे वाले ब्रैकेट में फिर से 96 गुणे 2, फिर भाग का निशान लगाइए, फिर 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बस। अब गुणा भाग बन गया, बस सीधे जैसे नियम होता है उसी तरह क्या कर लीजिए, सॉल्व कर दिए। 36 का गुणा करेंगे 4 में तो आपका हो जाएगा 144, डिवाइड बाई ब्रैकेट में 96 गुणे 2 करेंगे तो आपका बन जाएगा 192, डिवाइड बाई 24। ठीक है, सॉल्व करते रहिए। 41 गुणे आपका बन जाएगा 144 भागे, देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, 192 में 24 से भाग देंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, शायद 8 बार में। 20 8 है 160, 4 8 32, 160 32, यानी कि टोटल ये कितने बार में गया आपका, 8 बार में गया। बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 41 गुणे, अब देखिए 144, 16 गुणे 8 करते हैं तो कितना होता है 144, यानी 16 8 है 18 गुणा 8 करेंगे तो आपका कितना बनता है 144। तो गुणा कर लीजिए, 18 कम 18 का 8, हासिल लगा 1, 18 चौक 72, 1 73। तो आपका कितना उत्तर बना 738, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बस ये नियम आप लोग क्या करिए, याद रखिए। कौन सा नियम, वी बॉड मॉस वाला नियम। ठीक है, कौन सा नियम, वी बॉड मॉस वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपको क्या दिया है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना हो जा रहा है, उसी धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। क्या दिया हमें, मान लेते हैं मूलधन कितना है, P है। ठीक, तो जो आपका ब्याज दर, साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जा रहा है, वो कितना प्राप्त हो रहा है, उस धनराशि का 2/5, यानी हम धनराशि कितना माने हैं, P माने हैं, तो P का ही कितना मिल रहा है हमें 2/5। ठीक, चलिए तो बस आपको टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है 40 साल। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए। रेट हमसे क्या क्या है, रेट हमसे पूछा है यानी दर, तो सवाल क्या करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट, ये बराबर होता है P इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, P गुणे 2/5, ये बराबर हो जाएगा आपका P गुणे रेट हमसे पूछा है, टाइम आपको दिया है 40 साल बट्टे 100। तो क्या करिए, देखिए P से P क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 को काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, इस 5 से ये कट जाएगा 1, यानी कि पूरा कट के R का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी जो हमारा रेट था वो कितना था 1%, यानी ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एकदम आराम से सब काट पीट लीजिए, इसी तरह एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर। एग्जाम में आपके इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि आराम से करिए, तो फटाफट जिसे जो देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज़ रहे उन सबको क्या कर लीजिए, अगर कट रहा है तो काट लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक, तो देखिए पहला विद्यार्थी है कोई, मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट 1 है, उसको कितना मिल रहा है 75% मिल रहा है। कोई स्टूडेंट 2 है, उसको कितना मार्क्स मिल रहा है 60%। ठीक, अब देखिए जो स्टूडेंट 1 है वो स्टूडेंट 2 से कितना ज़्यादा पा रहा है 30 नंबर, तो 30 नंबर ज़्यादा पा रहा है, और देखिए परसेंटेज में कितना अंतर है 15% का अंतर है। ठीक, तो यानी कि ये जो 15% की वैल्यू है वो किसके बराबर है 30 के बराबर। ठीक है, अब देखिए कोई सा भी परीक्षा होता है तो उसमें अधिकतम अंक कितने होते हैं
मैक्सिमम अंक 100% बनते हैं तभी ना। जैसे जब भी आपका परसेंटेज आपके जैसे पूछा जाता है कि कितने परसेंट नंबर पाए होते हो, तो कितने में निकालते हैं आप लोग, 100% में निकालते हैं कि नहीं निकालते। तो उसी तरह तो किसी भी परीक्षा के जो अधिकतम अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। तो देखिए यहाँ से आपका 15% की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जो चीज़ दिया रहता है उसको क्या करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, मतलब बट्टे में लिख देते हैं, और जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, गुणा में। या इस तरह से कर लीजिए, 15% की वैल्यू 30 है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/15। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 30/15 गुणे 100। ठीक, तो 15 से काट देंगे 2 बार में, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना बन जाएगा ये हमारा 200। मैक्सिमम मार्क कितना बना, 200। तो यानी ऑप्शन नंबर भी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था। पहले विद्यार्थियों को 75%, दूसरे को 60%। तो देखिए 15% का डिफरेंस है, और ये नंबर किसके बराबर है, 15%, 30 अंक के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका, कि रोहित है किसी बैट को 2320 मतलब 2320 रुपये में एक पुराना बैट खरीदता है और इसकी मरम्मत में कितना खर्च कर रहा है, 180 रुपये को खर्च कर दे रहा है। यदि वह इसे 2400 में बेचे तो उसको हानि कितनी होगी। ठीक, उसका हानि प्रतिशत क्या करना है, हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए तो देखिए जो रोहित का कॉस्ट प्राइस होगा, रोहित का कितना लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस वो कितना होगा। तो देखिए 2320 में तो बैट खरीद के लेके आया, साथ ही साथ 180 रुपये में उसकी बाइंडिंग वगैरह करने में, जैसे बैट वैट लाते हैं आप लोग तो क्या करते हैं, उसकी बाइंडिंग करते हैं अच्छे से फेविकोल और रबड़ लगा के। दूसरी तरह उसने भी उसकी मरम्मत पे 180 भी खर्च किए, तो वो भी उसके किस में ऐड होगा, कास्ट प्राइस में ही ऐड होगा। तो टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया, 0 0 3 1 4 1 5 और 2 2500 क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, 2500 यानी रोहित का जो लागत मूल्य पड़ा बैट का वो कितना पड़ा, 2500। बढ़िया कुकुबरा का बैट लाया होगा भाई, तभी इतना महंगा मिला है। ठीक, तो चलिए फिर तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है कितना दिया है, 2400। तो देखिए आप खरीद के ला रहे हैं कोई चीज़ 2500 में, बेच रहे हैं कितने में, 2400 में। तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा आपको, लॉस होगा। और वो लॉस कितने का होगा, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है 2500 और जितने में आप बेच रहे हैं 2400, दोनों का क्या अंतर, तो 100 रुपये आया। ठीक, अब जब भी हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो देखिए कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने के ऊपर, 2500 के ऊपर परसेंटेज में निकालना है। तो 100 से क्या कर लीजिए, गुणा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 25 से इसको काटेंगे तो 4% में, यानी कि जो रोहित को लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 4% का हुआ। तो यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, कि 7200 रुपये को PQR के बीच में क्रमशः 1:1/2 3/2 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो R का हिस्सा हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए PQR दिया है, P है, Q है और यहाँ पे R है। इनका देखिए रेशियो कितना है, 1:1/2 3/2। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमसे पूछा किसका हिस्सा है, R का हिस्सा पूछा है। देखिए ये आपका सरल रेशियो नहीं है, ये आपका कैसा रेशियो है, भिन्न वाला रेशियो है। और भिन्न वाले रेशियो को सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ बट्टे में होती है उसका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। फिर क्या करते हैं, उसी संख्या से तीनों में क्या करते हैं, रेशियो में गुणा कर दीजिए। रेशियो में किसी भी संख्या से आप गुणा करिए या भाग कर दिए, रेशियो के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो 2 से क्या कर लीजिए, तीनों में गुणा कर लीजिए। तो यानी जो P और Q और ये जो R है, इनका जो रियल वाला रेशियो होगा, जो वास्तविक रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा। देखिए 2 से गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा रेशियो, 2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर रेशियो 3/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए तो PQR का रेशियो कितना आया, 2:1:3। ठीक, आया कि नहीं आया। अब देखिए दिया है हमें, जो ये P और Q और ये R है, इन तीनों को मिल कितना रहा है, तीनों को मिला के 7200 रुपये मिल रहे हैं। ठीक, और रेशियो में देख लीजिए,
तो P प्लस Q प्लस R तीनों को रेशियो को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, इसमें से R का हिस्सा कितना है? R का हिस्सा कितना है? 3 है, यानी टोटल रेशियो 6 है और मतलब टोटल रेशियो को ऐड करने पर 6 यूनिट आ रहा है और R का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट। और तो देखिए, तो R का हिस्सा निकालने के लिए कि कितने में से इसको कितना मिला है, तो क्या करते हैं हम लोग? यही करते हैं ना कि 6 में से 3 मिला है, 6 यूनिट में से 3 यूनिट R को मिला है और टोटल वैल्यू कितनी है आपकी? 7200 है। तो काट दीजिए, यहाँ से 12 बार में कटेगा 1200 और 1200 का 3 में गुणा करेंगे तो 3600, यानी ऑप्शन सी क्या हुआ आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, P को 2 यूनिट मिला है, Q को 1 यूनिट मिला है, R को 3 यूनिट और टोटल वैल्यू कितनी है? 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 7200। तो 3 यूनिट का निकालने के लिए क्या करते हैं? 3/6 गुणे। अभी हम आपको बताए थोड़ी देर पहले कि जो चीज़ दिया रहता है, जो चीज़ दिया रहता है, जैसे PQR देखिए 6 यूनिट है और 6 यूनिट का वैल्यू 7200 दिया है और हमको निकालना कितने का है? 3 यूनिट का। तो जो चीज़ दिया रहता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं, गुणा कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष और 22 वर्ष है। ठीक, तो उनकी औसत आयु कितनी है ये बताना है। 7 लोगों का, तो ये जो हमारा औसत होता है या एवरेज इसी को कहिए, वो किसके बराबर होता है? जो सम ऑफ नंबर होते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उनका योग बटे कितने नंबर हैं। ठीक है, यही होता है। तो क्या कर लीजिए, बस सीधे निकाल लीजिए कितने लोग हैं। देखिए 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 और ये साथ में 22 और डिवाइड बाय टोटल है कितने? देखिए 3 3 6 1 7, 7 लोग हैं, 7 लोग दिया भी है, जोड़ लीजिए। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे? 28 22 कितना हो गया आपका? 50, 26 24 50, 21 29 50, तो 50 50 100 50 150 और 25 कितना हो गया आपका? 175। कितना हुआ? 175 डिवाइड बाई 7। काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 7 दूना 14, 3 5, 7 5 35, यानी जो औसत आयु आई वो कितनी आई आपकी? 25 वर्ष आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, क्या है हमारा कि यदि दिया है कि आपका m रेशियो n बराबर 9:6 है तो m प्लस n रेशियो m माइनस n का मान कितना होगा? तो क्या दिया है हमें? m रेशियो n इजक्वल टू 9:6 दिया है और हमसे इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए जब भी इस टाइप का दे के अगर पावर एक समान दिया हो, मतलब पावर देखिए हंस और हर में क्या है, एक समान है कि नहीं है। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, किसको? m प्लस n रेशियो m माइनस n, ये जो रेशियो है अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? m प्लस n डिवाइड बाई m माइनस n। तो ऐसे करेंगे तो देखिए रेशियो में पावर, जैसे दोनों का पावर अंश में पावर में भी समान है और हर में भी पावर क्या है? एक समान है। तो ये जो रेशियो वाली वैल्यू दी होती है वो सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए? रख दीजिए। तो m के बराबर आप 9 को, जैसे m रेशियो n है 9:6, यानी m की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 6 है, तो m प्लस n यानी m की वैल्यू 9, n की वैल्यू 6 डिवाइड बाई m की वैल्यू 9 और 6 n की वैल्यू 6, तो घटा लीजिए। तो 9 6 15 बट्टे 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3। काट दीजिए तो 5/1 आएगा, यानी कि जो हमको रेशियो मिला किसका? m प्लस n रेशियो m माइनस n का, ये जो रेशियो आया वो कितने का आया? 5:1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5175 है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बताइए। तो देखिए जैसे आप लोग बाजार में सामान खरीदने जाते होंगे तो रहता होगा कि हाँ MRP लिखा रहता है, फिर दुकानदार आपसे कहता है कि चलिए अच्छा MRP में आपको 15% 20% की
छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले से लागत मूल्य क्या करता है, वो बढ़ा के लिखता है, फिर उस पर छूट दे देता है कि उससे आपको उससे दुकानदार को प्रॉफिट भी हो और आपको ये लगे कि चले भाई 100 रुपये का सामान था, हमको 10 रुपये कम करके 90 रुपये में दे दिया, ठीक। लेकिन वो क्या रहता है, पहले से बढ़ा के लिखते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का ये जो विक्रय मूल्य है वो 5175 है, ठीक, और उस पर आपका 25% की छूट दी गई है, ठीक। तो जब भी आपको देखिए कोई सी भी वैल्यू होती है जो आपका अंकित मूल्य होता है या उसको हम लोग मार्क प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस वो कितना होता है अपने आप में, वो रहता है 100% रहता है, ठीक। अब इसी पे अगर आप 25% की क्या कर देंगे, छूट देंगे, तो बचेगा कितना ये वैल्यू, 75%। अब इसे आप 75% में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, और यही जो आप 75% में बेचे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका 5175। तो देखिए आपको 75% की वैल्यू 5175 अगर दी है तो आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य अपने आप में होता है कितना, 100% होता है। तो अभी बताएं हम कि जो चीज़ दिया रहता है उसको इसके नीचे लिखते हैं और जिसको निकालना रहता है उससे क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। तो बस आप मार्क प्राइस को क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 5175 बटे 75% की वैल्यू क्या है, ये दी है, और हमको निकालना कितने की वैल्यू है, 100% की। तो देखिए काटेंगे तो 25 से ये 3 बार में कटेगा और ये कटेगा 25 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 2 1 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक। फिर गुणा कर लीजिए तो 4 से 17 चौका 68, 25 चौका 100, यानी कितना है आपका 6900 टोटल आया अंकित मूल्य। यानी कि कोई चीज़ पे अंकित मूल्य 6900 था और 25% का छूट देके 5175 में बेचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये जो सूत्र होता है वो आपका होता है 2πr/h। किसके केस में, आपके बेलन के केस में, ठीक है। ये हमारा क्या है, सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई बेलन है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो आपका गोला वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला जब बस राउंड है, ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल नहीं, बस ये जो किनारे का ये वाला हिस्सा है, जैसे गोल में होगा। इमेजिन कीजिए जैसे आपके पास कोई क्या है, गिलास है, गोल है, तो गिलास ऊपर से क्या होगा, खुला होगा, और नीचे से बंद है, तो ऊपर और नीचे वाला एरिया छोड़ दीजिए, बस उसका कर्व का मतलब क्या होता है, जो वक्र है या जो घूमा हुआ क्षेत्र है उसी का एरिया हमसे पूछा है। तो एरिया क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए आपको त्रिज्या कितना दिया है, r दिया है आपको कितना 70 सेंटीमीटर, हाइट h की वैल्यू कितने दी है 14 सेंटीमीटर, हमसे CS से पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2, और पाई का वैल्यू होता है, याद रखिएगा पाई का वैल्यू कभी भी आप लोग मेंसुरेशन में 3.14 मत लीजिएगा, नहीं तो आपका उत्तर कभी नहीं मैच करेगा। हमेशा मेंसुरेशन में पाई की वैल्यू 22/7 ही लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 22 अब r का वैल्यू आपका 70 हो जाएगा और हाइट आपका कितना है 14 है, काट दीजिए, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा, ठीक। क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 22 गुणे 2 करेंगे 44 गुणे 70 गुणे 2 कर लीजिए गुणा, 7 चौक कितना होता है आपका 28, और 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 0 गुणे 2 गुणा करें 30 80 है, तो गुणा करेंगे तो आपका 30 80 का कितना हो जाएगा आपका 61-60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 61-60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक मेज का विक्रय मूल्य है 6875 रुपये, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक। तो क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा अपने आप में 100% होता है। इसी पे क्या होता है, अगर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है विक्रय मूल्य बेचने पर, इसी कॉस्ट प्राइस पे आपका लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो आपका सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है वो कितना होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस
प्रॉफिट यही होता है ना, मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो देखिए कॉस्ट प्राइस पहले अपने आप में 100% होती है, साथ में इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का इस पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा? वो 125% आएगा कि नहीं आएगा? 100% क्रय मूल्य, 25% लाभ, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 125%। और इसी 125% क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दी है आपसे? 6875। और आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है अपने आप में? 100% है कि नहीं है? तो अभी इसी टाइप का देखिए तीसरा सवाल आ गया कि हम क्या बोले कि जिसके वैल्यू दिया रहता है उसको इसके नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना होता है उसको क्या करते हैं? इसमें गुणा कर देते हैं। तो कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 6875/125 × 100। यही हो गया ना, परसेंटेज में है तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 25 से काटेंगे ये 5 बार में, ये काटेंगे 4 बार में, 5 से इधर हो जाएगा 5 × 1 = 5, 1 8 5 3 15, 3 7 5 7 35, और ये आपका 2 और 5 5 25 25 खत्म। 1375 × 4। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? गुणा कर लीजिए, 13 चौका 5200 और 75 × 4 करेंगे तो 300, यानी 5200 300 कितना हो गया हमारा? 5500। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x रेशियो y का मान कितना होगा? ठीक, तो देखिए x का क्या दिया है? x का 45% किसके बराबर है? y के 15% के बराबर है। कुछ करना नहीं है, x गुणे 45% का साइन हटता है तो 100 से क्या करते हैं हम लोग? भाग दे देते हैं। सेम इसी तरह इधर भी कर देंगे, y गुणे 15/100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, यानी x अपान अगर हम लोग y करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखिए इधर 1 हुआ, इधर 3, तो 1/3, यानी x रेशियो ये जो y है वो हमारा कितना है? 1:3 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो बताइए इनका एलसीएम क्या होगा? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर दो संख्याएं ए और बी दिया है तो क्या होता है हमारा? एलसीएम × HCF, ये बराबर होता है आपके संख्याओं के गुणनफल के। तो एलसीएम क्या निकालना है हमें? देखिए एलसीएम को निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है? एलसीएम × HCF 4 दिया है। संख्याओं का गुणनफल कितना है? 720 है। तो यहाँ से आप सीधे एलसीएम कर देंगे, 720/4 कर देंगे तो 18 × 4 = 72, यानी कि 180 आ जाएगा एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला है, कोई श्रृंखला में खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा? देखिए पहला नंबर है 73, फिर 75, फिर 77, फिर 79, फिर 81, उसके बाद क्या आएगा? ठीक, सिंपल सा सीरीज है। 73 के बाद क्या आ रहा है? 75, यानी क्या किया है? +2 किया है। फिर 75 के बाद 77 आ रहा है, फिर +2, 77 के बाद 79, फिर +2, 79 के बाद 81 आ रहा है, तो फिर से +2, 79 के बाद 2 आ रहा है, 81 जोड़ के, फिर 81 में फिर से +2 कर देंगे तो 81 + 2 कितना होगा? 83। सिंपल सा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आसान सा क्वेश्चन हम लिए हैं अपने से। देखिए आपके प्रीवियस ईयर के एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ज़्यादा परेशान न हो के आराम से सिंपल आता है, बस ध्यान से करिए, सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि हमारा कोई अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखिए कोई सीरीज दिया है, ICU, फिर FAT, फिर CYS, फिर ZWR है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है हमारा? I है, C है, U है, उसके बाद फिर क्या है? F है, फिर A है, फिर T है, फिर उसके बाद क्या है? C है, Y है, S है, फिर उसके बाद हमसे क्या है?
जेड है, डब्ल्यू है, आर है। तो देखिए आई हमारा आता है 9वें स्थान पे, इतना तो आपको याद होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आई हम आता है आपके 9वें के स्थान पे, सी आता है 3रे स्थान पे, यू आता है आपके 21वें स्थान पे, ठीक। फिर उसके बाद एफ आता है 6वें स्थान पे, ए आता है पहले स्थान पे और टी आता है आपका 20वें स्थान पे। फिर आपका सी आता है 3रे स्थान पे, वाई आता है 25वें स्थान पे और ये आपका एस है, एस आपका आता है 19वें स्थान पे, ठीक। उसके बाद जेड आपका आता है किस पे, 26वें स्थान पे, डब्ल्यू आपका आता है 23वें स्थान पे और आर आता है 18वें स्थान पे। देखिए क्या क्या है, 9 में से -3 किया है, फिर -3, फिर 3 -3 मतलब जेड के बाद फिर ए बी सी हुआ है तो -3 क्या है, फिर तो हम भी क्या कर देंगे यहीं से -3, तो जेड -3 23 और 23 पे कौन सा वर्ड आता है, डब्लू, और डब्लू से देखिए, डब्लू से ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, ठीक। अब दूसरे में देखिए 3 से क्या हुआ है 1, यानी कि कितना किया है -2, फिर 1 से 25 पे आया, फिर से -2, फिर 25 से 23 पे आया -2, 23 से -2 करेंगे 21 और 21 पे क्या आता है आपका यू, तो डब्लू, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आता है कि मतलब कोई संख्या दे देगा, सीरीज दे देगा और उसी में कहेगा कि इसका अर्थ ये प्लस है, इसका अर्थ माइनस है, तो क्या करना है, सीधे सीधे नंबर को क्या कर लीजिए, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं, सीधे सीधे क्या कर लिए, नंबर को लिख लीजिए और चिन्हों को छोड़ते जाइए। तो 13 हो गया, 8 हो गया, हमारा 45 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 2 हो गया। देखिए पहले क्या है सी, और इसमें से देखिए सी का क्या मतलब है गुणा, तो गुणा लगा दीजिए। फिर आपके पास है जी, और जी का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। फिर आपका बी, और बी का अर्थ क्या है आपका प्लस, तो प्लस को लगा दीजिए। अब उसके बाद आपका डी, और डी का अर्थ क्या है भाग, तो भाग, बस सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बन गया, कर लीजिए। 13 वाट है कितना होता है 104 माइनस 45 प्लस 22 भागे 2 करेंगे तो 11, तो 11 और 104 कितना बन जाएगा आपका 115 माइनस 45, यानी कि घटा देंगे तो आपका 70 आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 भी क्या है, कोई श्रृंखला दी है और इसमें पूछा है कि खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला क्या है 11 है, फिर 32 है, 74, 158 है, 326, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या क्या है 11 गुणे 3 33 माइनस 1, नहीं फिर बाद 32 दिए, नहीं ये चीज़ नहीं किया है, यहाँ पे 3 का गुणा नहीं किया है, ठीक। 2 का गुणा करके हम लोग देखते हैं, 11 गुणे 2 करेंगे 22, 22 प्लस 10 यानी कि गुणा 2 प्लस 10 करने पे क्या बन रहा है हमारा 32 बन रहा है, सही बात है, ठीक। फिर 32 गुणा 2 करेंगे तो 64 बनेगा, 64 प्लस 10 74, सेटिस्फाई कर गया, ठीक यहाँ तक। उसके बाद देखिए 74 गुणे 2 करेंगे तो 148 होगा, 148 में 10 जोड़ेंगे तो 158, मतलब यहीं क्या क्या है संख्या में गुणा का 2 से गुणा करके 10 को क्या कर दिया है ऐड कर दिया है, ठीक। आगे भी चेक कर लीजिए, चेक करना है तो 158 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा आपका 316, 150 150 300 8 8 16 316, उसी में 10 को ऐड कर दिया तो 326। तो आप भी क्या कर लीजिए गुणा 2 प्लस 10 कर लीजिए तो 326 दूना आपका हो जाएगा 252, 10 अरे सॉरी 326 का गुणा 2 करेंगे तो 652 होगा और साथ ही 10 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये टोटल आपका बन जाएगा 662, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या किया है कि कोई कूट भाषा में YOU को लिखा है 20, LIP को लिखा है 44, तो उसी कूट भाषा में ROB का मतलब कितना होगा, यानी संख्या में लिखना है। तो कैसे दिया है देखिए क्या दिया है आपको YOU इसको दिया है आपको 20, LIP इसको दिया है कितना 44, ठीक है। तो देखिए Y का वैल्यू कितना होता है आपका 25, U का होता है 15 और O का होता है 15 और U का होता है 21। देखिए 25 प्लस 15 करेंगे 40 21 61 20 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो तुरंत क्या करेंगे उल्टा करके मतलब जेड से गिनती करके फिर क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो अगर उल्टा हम लोग गिनती करेंगे तो Y किस पे आता है दूसरे स्थान पे आता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे उल्टा याद करें तो क्या करिए आप सीधा याद कर लीजिए नंबर और सीधे
उल्टा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 27 में से उसी संख्या को माइनस कर दीजिए तो आपको उल्टा वाला अंक मिल जाएगा। जैसे y सीधे में 25 पे आता है तो 27 में अगर आप 25 घटाएंगे तो 2, यानी y अगर z की ओर से काउंट करेंगे तो 2 होगा। ठीक, इसी तरह आपका 15 को लेना है तो 27 में से 15 घटा दीजिए तो 27 माइनस 15 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 12। ठीक, उसी के प्रकार u को निकालना है तो देखिए 27 माइनस 21 करेंगे तो 6 होगा। ठीक, अब तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 12 2 14 26, यानी क्या क्या है, उल्टा करके ऐड कर दिया, मतलब जेड से काउंटिंग करके ऐड कर दिया है। ठीक, सेम इसी तरह इधर भी देख लीजिए तो एल आपका सीधे में किस पे आता है, 12 पे आता है, आई आपका आता है 9 पे, पी आता है 16 पे। ठीक, ऐड करेंगे 44 बनेगा नहीं, पर 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 उल्टा, फिर 27 माइनस 9 करेंगे तो आपको 18 बनेगा, प्लस 27 माइनस 16 करेंगे तो 11, ऐड करके देख लीजिए 15 18 33 11 44, सीधे क्या किया, उल्टा करके जोड़ दिया है। तो आप भी कर लीजिए आर ओ बी। आर किस पे आता है आपका, 18 पे आता है, ओ आता है 15 पे, बी आता है 2 पे। 27 माइनस 18 करेंगे तो 9, प्लस 27 माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा, 27 माइनस 15 तो 12, और आपका 27 माइनस 2 करेंगे तो 25। तो देखिए 12 9 21 और 21 और 25 कितना बनेगा, 46, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है हमारा कि यदि शब्द पॉकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, मतलब किसका स्थान नहीं बदलेगा। तो संख्या देखिए क्या दिया है, POCKET पॉकेट है। P किस पे आता है हमारा, 16 पे, O किस पे आता है 15 पे, C आता है आपका 3 पे, K आपका आता है 11 पे, E आता है 5 पे, T आता है 20 पे। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो पहले 3 आएगा तो C पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका E आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका 11 वाला कौन सा है, K आएगा, फिर O आएगा मतलब 15 वाला, फिर P 16 पे, T 20 पे। तो देखिए T मतलब T T यहाँ पे रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, सबका स्थान, C का स्थान बदला, E का, K का, O का, P का, पर T का स्थान नहीं बदला, यानी केवल एक ऐसा है वर्ण T जिसका स्थान अपरिवर्तित है, बाकी सबका क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए